डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रभावी एजुकेशन हब में। एंड इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ओरिजिन ऑफ लेबर लॉज इन इंडिया। ठीक है, इससे पहले बता दूं कि चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी और ईपीएफओ की तैयारी कराई जाती है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एंड ईपीएफओ की तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, और जैसे कि बता दूं ईपीएफओ का एग्जाम काफी करीब आ चुका है एंड आपके पास मात्र 60 डेज के आसपास रिमेनिंग टाइम है। अगर आपने अभी तक पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं किया है तो एक अपॉर्चुनिटी मैं आपको बताता हूँ, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी और इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये तीनों का एक कंप्लीट सीरीज मैंने 20 दिन का कोर्स तैयार किया है। काफी इजी वे में आप कवर कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपको 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा। ये आपके लिए चैलेंज है। 8 घंटे आप क्या पढ़ सकते हो तो इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी और इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बहुत ही आसानी से मैं कवर करवा दूंगा। ठीक है, एक पूरी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे है, जाओ विजिट करो, देखो एंड नोट्स भी ले लेना, नोट्स भी अवेलेबल है ताकि आप 20 दिन में कंप्लीट करके इसको 2-3 बार रिवाइज कर लो और आपको एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। साथ में जो अदर टॉपिक्स हैं जैसे कि लेबर लॉज जो मैं अभी कवर ही कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा इंडस्ट्रियल रिलेशन, ठीक है, कंप्यूटर, सोशल सिक्योरिटी और अकाउंटिंग, है ना, ऑडिटिंग, ये सारे जो टॉपिक्स हैं एक्स्ट्रा, इसको भी मैं कवर कर रहा हूँ। ठीक है, चौधरी पब्लिकेशन की बुक मैं कवर कर रहा हूँ। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी, इस बुक के अलावा भी कुछ और भी अलग से भी मटेरियल मैं प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपका कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाए। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ लेबर लॉज इन इंडिया। ओरिजिन ऑफ लेबर लॉज इन इंडिया, ठीक है, इसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं। इससे पहले की वीडियोस लगभग 12-13 हैं, वो भी देख लेना, सारी इंपॉर्टेंट है। कैसे हमारी कंट्री में लेबर लॉ का ओरिजिन होता है, क्या वो कंडीशन रहे थे, वो सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, जो लेबर लॉ होता है ना, उसी को इंडस्ट्रियल लॉ भी कहते हैं। ठीक है, लेबर लॉ जो होता है ना, उसी को इंडस्ट्रियल लॉ भी कहते हैं। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ बिकॉज शुरू में जो भी हमारे लेबर लॉ बने वो इंडस्ट्रियल लॉ के नाम से ही बने। अब देखो, जो हमारे इंडस्ट्रियल लॉ या फिर लेबर लॉ कह सकते हो, जो भी इसका ओरिजिन है वो कहीं ना कहीं इंटरवोवन है विद द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश कॉलोनिज्म। ब्रिटिश कॉलोनिज्म से रिलेटेड है हमारे जो इंडस्ट्रियल लॉ है। बिकॉज जब हमारे इंडस्ट्रियल लॉ बनने शुरू हुए थे, पहला 1883 में प्रयास किया गया था, बनाया भी गया था फैक्ट्री एक्ट। उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे ऊपर रूल कर रही थी, तो कॉलोनी थे हम लोग। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो इतिहास है लेबर लॉ से रिलेटेड वो ब्रिटिश कॉलोनिज्म से जुड़ा हुआ है। हमारे यहाँ मैक्सिमम जो है ब्रिटिश एम्प्लॉयर हुआ करते थे, शुरू से ही ब्रिटिश एम्प्लॉयर हुआ करते थे और जो लेबर था वो हमारा था, अपना था। ठीक है, इंडियंस जो थे वो लेबर थे, वर्कमैन या फिर लेबर कह सकते हो, वर्कमैन या फिर आप इसी को लेबर भी कह सकते हो। ये लोग शुरू से ही वर्कमैन थे और लेबर थे। ब्रिटिश एम्प्लॉयर हमारे यहाँ हुआ करते थे, बड़ी बड़ी कंपनियां उन्होंने लगाई थी हमारे यहाँ और उन्हीं कंपनियों में हमारे जो इंडियन वर्कमैन थे, लेबर थे, वो काम करते थे। ठीक है, तो अब बात ये हुई कि ये जो रेगुलेशन लाया गया वो ऐसा नहीं है कि भारतीय प्रेशर की वजह से लाया गया। ये एक्चुअली इसलिए लाया गया बिकॉज जो कंपनी के मालिक थे, जो एंटरप्रेन्योर थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, वो चाहते थे कि रेगुलेशन लाया जाए और मैक्सिमम आउटपुट, प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम ली जाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या हुआ कि कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फैक्ट्री एक्ट लाया। ठीक है, फैक्ट्री एक्ट लाया। ये आया था 1883 में। ये डेट इटसेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए लाया गया था बिकॉज ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर था। टेक्सटाइल जो मैग्नेट्स थे, मैनचेस्टर और लंकाशायर थे, तो टेक्सटाइल जो मैग्नेट्स थे, मैग्नेट्स मतलब जो उस समय के जो एम्प्लॉयर थे, ठीक है, टेक्सटाइल जो मैग्नेट्स थे जो कि मैनचेस्टर और लैंकाशायर के थे। मैनचेस्टर कहाँ है? मैनचेस्टर लंदन में है, ठीक है, मतलब ब्रिटेन में है, और लैंकाशायर भी वहीं पे है। ये टेक्सटाइल मैग्नेट्स, मतलब टेक्सटाइल मतलब कपड़ों से रिलेटेड ये व्यापारी थे मैनचेस्टर और लैंकाशायर में। तो ये प्रेशर लाया इन्होंने, ब्रिटिश पार्लियामेंट के ऊपर प्रेशर लगाया और इसी प्रेशर के बाद फैक्ट्री एक्ट आया 1883 में भारत में।
तो देखो ये प्रेशर था इनका, ऐसा नहीं कि हमारी कंट्री के प्रेशर की वजह से फैक्ट्री एक्ट आया, रेगुलेशन आया। ये इसलिए आया बिकॉज टेक्सटाइल जो मैग्नेट्स थे वो रेगुलेट करना चाहते थे, वो रेगुलेट करना चाहते थे ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़ी रहे, प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके, कोई विवाद ना हो, इसलिए इन्होंने एक्ट बनवाया, फैक्ट्री एक्ट 1883 का। तो इस एक्ट में, अब इस एक्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। फैक्ट्री एक्ट 1883 के बारे में जान लेते हैं। फैक्ट्री एक्ट 1883 के बारे में जानते हैं। इस एक्ट के बाद ही भारत में फर्स्ट टाइम वर्क आवर को रेगुलेट किया गया, 8 आवर्स वर्क रखा गया, 8 आवर का वर्किंग आवर डिसाइड किया गया, ठीक है, 8 घंटे का। इसके अलावा एबोलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर किया गया, एबोलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ प्रावधान थे इसमें। रिस्ट्रिक्शन ऑफ वुमेन इन नाइट एम्प्लॉयमेंट, रिस्ट्रिक्शन ऑफ वुमेन इन नाइट एम्प्लॉयमेंट, ये भी लाया गया। इसके अलावा भी कुछ और प्रावधान थे, जैसे कि ओवर टाइम वेजेस के लिए 8 आवर्स, ठीक है। तो इंसेंटिव, इंट्रोडक्शन ऑफ ओवर टाइम, ओवर टाइम वेजेस बियॉन्ड 8 आवर्स वर्किंग, मतलब 8 घंटे तो रेगुलेशन लाया गया ना, लेकिन उससे भी ज्यादा कोई काम करता है तो उसको ओवर टाइम वेज दिया जाएगा। इसका भी प्रावधान इसमें लाया गया, ठीक है, इसका भी प्रावधान इसमें लाया गया। देखो ये सारे कुछ बृहत इसके प्रोविजन थे। 8 घंटे की वर्किंग आवर, एबोलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, रिस्ट्रिक्शन ऑफ वुमेन इन नाइट एम्प्लॉयमेंट एंड इंट्रोडक्शन ऑफ ओवर टाइम वेजेस बियॉन्ड 8 आवर्स, ये सारे कुछ इसके इंपॉर्टेंट प्रावधान थे। While the impact of these measures was clearly welfare based, the real motivation was undoubtedly protectionist। तो लगता जरूर है कि ये सब तो कहीं ना कहीं वेलफेयर के बेसिस पे लाया गया था, वेलफेयर बेस्ड लगता है, लेकिन ये एक्चुअली इसके पीछे जो एक्चुअल मोटिव था ब्रिटिश गवर्नमेंट का वो ये था कि कहीं ना कहीं प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच लाया जाए, ताकि मतलब प्रोडक्शन जो है इन कंपनियों का बना रहे। अब देखो ये रेगुलेशन नहीं होता तो डेफिनेटली विवाद होता तो प्रोडक्शन की कमी होती। तो कहीं ना कहीं वेलफेयर बेस लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीयों को का वेलफेयर देखने की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोशिश की, लेकिन ऐसा है नहीं, ये कहीं ना कहीं प्रोटेक्शनिस्ट नेचर का था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं भारत में जो अर्लीस्ट इंडियन जो स्टैट्यूट टू रेगुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन was Trade Dispute Act 1929। Trade Dispute Act 1929 जो कि बाद में अमेंड किया गया 1947 में, उसके बारे में भी जानेंगे। उसके बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा है, नहीं पहले जान लो। पहला ये एक्ट था भारत में ताकि जो डिस्प्यूट है उसको रेगुलेट किया जाए एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में। पहला या फिर आप अर्लीस्ट कह सकते हो इंडियन स्टैट्यूट, या फिर रूल या फिर लॉ कह सकते हो, ताकि रेगुलेट किया जा सके रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड हिज वर्कमैन या फिर एम्प्लॉय, ठीक है। तो इसके प्रावधान क्या थे, प्रोविजंस देख लेते हैं। प्रोविजंस, जो मेजर इसमें प्रोविजन थे, नंबर 1 वो ये था कि इस एक्ट में राइट ऑफ स्ट्राइक को रिस्ट्रेन किया जाए, राइट ऑफ स्ट्राइक को रिस्ट्रेन किया जाए, मतलब कि राइट ही मत दो कि स्ट्राइक कर पाए बंदा। दूसरा इसमें राइट दिया गया कि लॉकआउट के राइट को भी रिस्ट्रेन किया जाए, मतलब ना कोई वर्कमैन स्ट्राइक कर सकता है, ना कोई लॉकआउट कंपनी लगा सकती है। ये दोनों का रिस्ट्रेन करने का इसमें प्रोविजन था। लेकिन इसमें ये 2 प्रोविजन मेन प्रोविजन थे इसके, लेकिन इसमें कोई भी जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म नहीं दिया गया। नो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म वाज गिवन, मैकेनिज्म
was given। ठीक है, कोई भी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म नहीं दिया गया, इसलिए अब अल्टीमेटली इसका तो इसका विरोध तो होना ही था। विरोध हुआ भी, लेकिन ये कंटिन्यू रहा 1947 तक। इसमें सब्सटेंशियल मॉडिफिकेशन कब आया? इसमें सब्सटेंशियल मॉडिफिकेशन आया इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में। इसमें सब्सटेंशियल मॉडिफिकेशन आया, जिसमें बात की गई कि कहीं ना कहीं पीसफुल कोएग्जिस्टेंस होगा, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस ऑफ लेबर एंड कैपिटल। इसका मतलब समझो, कहने का मतलब है कि दोनों जरूरी है, लेबर के भी राइट्स जरूरी है और कैपिटल का भी ग्रोथ होता रहे ये भी जरूरी है। तो इसके लिए क्या जरूरत था? स्ट्राइक की राइट को देना, लॉकआउट के राइट को देना, ये दोनों दिया गया। ठीक है, ये दोनों दिया गया 1947 वाले एक्ट में। सर्टेन कंडीशंस लगाए गए हैं, वो मैंने आपको पढ़ा दिया है, 1947 वाले एक्ट को देख लेना। तो ये जो एक्ट है ना 1947 वाला, ये इन फोर्स में आया। फोर्स में कब से आया? ये 1 अप्रैल 1947 से फोर्स में आ गया और इसने रिपील कर दिया ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 वाले को इसने रिपील कर दिया, खत्म कर दिया। और आज भी ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, जो कि 2010 में फिर से एक बार अमेंड हुआ है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, वो देख लेना, वो जरूरी है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको लेबर पॉलिसी जो है इंडिया की वो बताऊंगा। इसके बाद कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में बात करेंगे रिगार्डिंग लेबर लॉज। तो काफी इंपॉर्टेंट ये सीरीज होने वाली है आपके लिए। शॉर्ट टाइम में बहुत अच्छा आपको नॉलेज मिलेगा, आप 100% करके आओगे सारे क्वेश्चन। चैनल पर अभी भी नया सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।